नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर। और आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान में लेकर आया हूँ संविधान के भाग 5 और उससे संबंधित 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं संविधान के अनुच्छेद 51 से लेकर 151 तक का, जिसका संविधान के भाग 5 और जिसके अंतर्गत क्या है, संघ सरकार के बारे में वर्णन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? कार्यपालिका प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख, संसद प्रमुख या निर्वाचन का प्रमुख होता है? तो क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर जो है वो कार्यपालिका प्रमुख है और इसका संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन है। तो ये भाग जो 5 है उसका ये पहला अनुच्छेद है और इसी के तहत भारत का राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इस बात का वर्णन है, मतलब अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का वर्णन मिलता है। आगे हम देखते हैं प्रश्न 2, भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद, निर्वाचक मंडल या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका जो स्थापना है वो होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा, जिसमें संसद के मतलब निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के भी निर्वाचित सदस्य आते हैं। और इसका जो अनुच्छेद की बात करें हम, यदि इसका जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो बताया गया है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, और इसका निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति का वोट डाल सकते हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डाल सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। ये बिल्कुल संसद या विधानमंडल की भांति है और इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 56 में, कि अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित हुआ है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? महाभियोग। और महाभियोग का उल्लेख कहां पर है? तो महाभियोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 61 में, 52 से लेकर जो 61 तक है, ये राष्ट्रपति का अनुच्छेद है। इसमें विधायिका का प्रमुख है और इसके तहत राष्ट्रपति यदि संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस बात का उल्लेख है। अगला हमारा देखते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा या मुख्य न्यायाधीश? तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो नेता है या मुखिया है उसको क्या करता है? प्रधानमंत्री घोषित करता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। तो उसी दल का नेता जो है वो बन सकता है। और इसका उल्लेख है प्रधानमंत्री का उल्लेख, वो किसमें है? अनुच्छेद 75 में। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, इस चीज का उल्लेख है ना, मतलब किसकी नियुक्ति करता है? पीएम का। तो अनुच्छेद जो 75 है वो पीएम के बारे में है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ऐसा है। और हम लोग आगे बात करें कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से इसके प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय है, ये राज्य वाला नहीं है। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये अनुच्छेद किसमें है? 75(3) में। तो जो केंद्रीय है मंत्री, ये पेपर में आता है कि जो केंद्रीय कैबिनेट है या मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं जो है इसके अंतर्गत। और जो सांसद है, यदि हम सांसद की बात करें तो सांसद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सवाल है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य निर्वहन कौन करता है? तो स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपति का उप जो है, मतलब उपराष्ट्रपति ही क्या होगा? राष्ट्रपति का कार्यवाही करता है। और राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति की पद, वेतन और सारी सुविधा, मतलब हर चीज जो है वो राष्ट्रपति का मिलेगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि वो केवल ऐसे ही काम करेगा लेकिन उसका पद उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा नहीं। वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाता है, समझ जाओ। तो वेतन, भत्ते, सुविधा सब सारे उसको राष्ट्रपति के मिलने लगता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। और इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 65 में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 52 से लेकर आपका 61 तक किसका है? राष्ट्रपति का। और फिर 62 से किसका शुरू हो जाता है? उपराष्ट्रपति का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं भारत का विधायी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के जो
सभी कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। देखो इसमें से एक चीज तो हमको पता चल जाता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं आपको माइंड में रखना होगा, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन है, प्रधानमंत्री और एक संसद। तो हम देखते हैं ये प्रधानमंत्री कौन करेगा, ये संसद करेगा। अनुच्छेद किसके तहत? 79 के तहत। मतलब राष्ट्रपति जो है उसका मुख्य सलाहकार होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। संसद ही इसकी विधायी शक्ति होता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल होते हैं। तो इसी में विधायी शक्ति है। मतलब देश का जो विधायी शक्ति है, ये देश का जो विधायी शक्ति है किसमें निहित है? संसद में। और संसद कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिला के तीनों को बोला जाता है। अब हम देखते हैं अगला सवाल, 9वां, कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 79 के तहत, 79 के तहत, और जिसमें 2 सदन होते हैं हमारे संसद में। एक राष्ट्रपति होता है संसद में और एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, और इसको साथ में स्थायी सदन भी बोला जाता है। तो स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो ये चीज ध्यान रखना कि संसद में स्थायी सदन राज्यसभा होता है और राज्य में स्थायी सदन विधान परिषद होता है। और जो लोकसभा है और वो राज्यसभा है वो निचला सदन होता है, और साथ में दोनों अस्थायी सदन होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। और हर 2 साल में जो 1/3 सदस्य है वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना। और यहाँ जैसे है राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में, तो ये होता है राज्यसभा के कार्यकाल कितने? 6 वर्ष का। तो ये चीज ध्यान रखना है। और 21 अनुच्छेद के तहत है कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इसका जो वर्णन है कितना होता है? अनुच्छेद 83 में है कि राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, और इसके हर 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होंगे, और एक सदस्य 6 साल तक अपने पद में बने रहेंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि जैसे भारत है हमारे, तो भारत में लोकसभा का जो गठन है कितने सदस्यों से हो सकता है? तो भारत में लोकसभा का जो गठन है अधिकतम कितने सदस्यों से हो सकता है? 552। तो 552 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, हमारे भारत में 552 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते। और अनुच्छेद 81 के में ये प्रावधान है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 52। लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्यता कितना है? 543। पहले इसकी 543 धन 2 हुआ करता था। 2 में जिसको जो आंग्ल इंडियन है, जो आंग्ल इंडियन होते थे, आई और ई मतलब समझ जा, तो जो आंग्ल इंडियन होते थे उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता था 2 लोगों को, लेकिन इस पर रोक लगा दिया गया है। तो अब मनोनीत ये वाले सदस्य नहीं है। तो टोटल वर्तमान में कितने सदस्य है? 543। तो आपके पास ये भी सवाल आ सकता है कि वर्तमान में भारत में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 543। और ये कब निर्धारित हुआ है? 1971 के जनगणना के हिसाब से, और 1971 के जनगणना के हिसाब से, और ये 2030 तक यही रहेगा, और 2030 से फिर नया परिसीमन होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्य में सभा में अधिकतम सदस्य संख्या होगा 250, और इसका भी उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 80 में 250 सदस्य से अधिक नहीं हो सकता। जबकि जिसमें से 12 लोगों को क्या करता है? राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जो विभिन्न कला क्षेत्रों से या और भी कई क्षेत्रों से, समाज सेवा के क्षेत्रों से होता है। उन 12 लोगों को नामित करता है। और यदि हम वर्तमान में देखें कितने सदस्य है, तो वर्तमान में भारत में कितने सदस्य है? 245 सदस्य है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जबकि इसका जो अनुच्छेद है, मतलब यदि हम देखें कि लोकसभा का जो है वो उल्लेख कहाँ पर है? 81 में, और जबकि राज्यसभा का उल्लेख कहाँ पर है? 80 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का पहले है और उसके बाद किसका है? लोकसभा का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो अभी हम लोग देखे हैं कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, चलिए बताइए। तो हम लोग देखते हैं कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? 12 सदस्यों को। तो आगे हम लोग देखते हैं, और इसका अनुच्छेद 80 में वर्णन है। अभी हम लोग देखें 12 व्यक्तियों को, ये कहाँ से होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा, इन क्षेत्रों में विशेष योगदान रखने वाले को राष्ट्रपति मतलब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के अनुशंसा से इनको मनोनीत करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। और अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल या 5 साल या 4 साल या 7 साल? तो इसका सही आंसर है कितने साल का? 5 साल का। ये विधानसभा का भी कार्यकाल होता है 5 साल का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पर है? 5 वर्ष का होता है, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 83 में।
तो ये आपको ध्यान रखना है लोकसभा का कार्यकाल का अनुच्छेद। तो इसमें हम लोग क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद भी साथ में बताते जा रहे हैं। आपको सवाल आएगा तो अनुच्छेद का भी पूछा जा सकता है। जैसे पैसे से संबंधित, या इसको धन बोला जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में, या इसमें तो धन संबंधी विधेयक या पैसे से संबंधित विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो कोई भी जो साधारण विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी जगह प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है वो हमेशा कहाँ प्रस्तुत होता है, लोकसभा में। और इसको कौन निर्धारित करता है, तो इसको निर्धारित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये धन विधेयक जब हम अर्थशास्त्र में ये टॉपिक देखेंगे तो और अच्छे से वहां पर देखेंगे। इसको देख लेते हैं किस अनुच्छेद के तहत है। ये है अनुच्छेद 110 के तहत। तो 110 के आसपास का जो अनुच्छेद है वो विधेयकों से संबंधित है, विधेयक से संबंधित। तो इसको आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 110। आगे हम लोग देखते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, जिसको के बोलते हैं, कि नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है, आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति। तो और इसका वर्णन जो है 148 में, अनुच्छेद 148 CAG, जिसको नियंत्रक एवं महापरीक्षा लेखाकार बोला जाता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसका जो समय है, राष्ट्रपति को अध्यादेश की अवधि, तो आपको ध्यान रखना है अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, तो दोनों का इसमें उल्लेख है। तो राष्ट्रपति जैसे अध्यादेश की अवधि कितने समय तक हो सकती है, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो, क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तभी क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, नहीं तो जो कानून है वो संसद बनाता है। ये चीज का भी ध्यान रखना। इससे कई सारे सवाल आ सकते हैं। तो इसके लिए कितना, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 6 सप्ताह। तो इसका डिटेल हम जान लेते हैं कि ये अध्यादेश 123 के तहत जारी होता है और इसका प्रारंभ होने के 6 माह तक वैध होता है। संसद के सत्र प्रारंभ होने से 6 माह तक ये वैध रहेगा। तो और उसका अनुमोदन होकर उसको और भी 1 साल 3 माह या 2-2 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है संसद की अनुमति से, नहीं तो वो 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब अगला है, भारत के संविधान के अनुसार मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मतलब जैसे लोकसभा में यदि 543 है, जैसे जहां भी विधानसभा में यदि 90 सीट है तो वहां कितने मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। तो इस चीज का जो सही आंसर है वो ध्यान रखना 15%। तो चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जितने उसके पद संख्या होगा उसका 15% ही मंत्री बन सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि 100 है तो 15, तो मान लो 500 है तो 15 तिया 45, और जो 50 और है तो 45 और मान के चलो 50 का और 5 7 ऐसे करके, तो लगभग 52 जो है वो लगभग टोटल मिला के 52 लोग मंत्री बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ है, 51वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या है ये लोकसभा और राज्यसभा, राज्य के विधानसभा, ये दोनों में ठीक कर दिया गया है कि जितना भी लोकसभा या राज्य की विधानसभा में विधायकों या सांसदों की संख्या होगा उसका केवल कितने प्रतिशत मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री को मिलाकर केवल 15%। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम लोग एक और देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन में जितने भी सांसद हैं और जितने भी विधायक हैं ये सभी शामिल होते हैं। और सबसे बड़ा कंडीशन क्या होते हैं, निर्वाचित जो है वो कैसे होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। वही लोग क्या कर सकते हैं, मतलब वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उपराष्ट्रपति का जब बात आता है तो उपराष्ट्रपति के बात में क्या होता है, केवल संसद के दोनों सदस्य ही वोट करते हैं और कोई भी सदस्य वोट इसमें नहीं करता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों वोट करते हैं। और ये जो है जो राज्यसभा का सभापति बनता है, तो राज्यसभा का ये सभापति होता है, लेकिन इसका दोनों मिलकर चयन किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष का चयन केवल लोकसभा के मेंबर ही करते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उसका मनोनयन या चयन या चुनाव दोनों मिलकर किया जाता है। तो ये प्रमुख बिंदु है, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका अनुच्छेद 66 में इसका उल्लेख है। बताया आपको कि जो 62 से आगे तक के इसका वर्णन है, तो वहां पर इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 66 में इसका उल्लेख है। हम अगला 20वां सवाल की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि किसके तहत, कि हमारे जो भारत है वहां प्रधानमंत्री के बारे में कहाँ उल्लेख है, अनुच्छेद 75 में।
तो ये आपको ध्यान रखना है 75 नंबर। यही से प्रधानमंत्री का उल्लेख होता है कि राष्ट्रपति को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री को अन्य को नियुक्ति देता है। तो ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है मंत्रियों के बारे में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और उसके बारे में। और वही है कि अनुसार प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि वहां पर मैं बता दिया आपको कि अनुच्छेद किसने के तहत 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। और इसका बताया 6 सप्ताह में ये संसद से अनुमोदन होना चाहिए। और इसका जो उल्लेख है वो 123 नंबर में है, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे 22वां नंबर का सवाल देखते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कितने साल का होता है। तो इसका भी कार्यकाल कितने साल का होगा, 5 साल का। और इसका उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद नंबर 67। ये देखिए, ये जो है ये राज्य जो सभा है, राज्यसभा का सभापति होता है। अब राज्यसभा का सभापति है, लेकिन राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। लेकिन सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कई सवाल जैसे पीएचडी लेवल के सवाल में आएगा कि पहला सवाल आ गया आपका कि उसमें ऑप्शन दे देते हैं 1 2 3 कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का, और आपको नीचे में भी दे दिया जाए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 साल का। तो ये गलत है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्यकाल का अनुच्छेद 67 में उल्लेख है। मतलब आपको थोड़ा इन प्रश्नों को देख के ये जानकारी रखना है कि 52 से 61 तक में किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति का। इस 62 से लेकर आगे 74 तक यहाँ किसका उल्लेख है, मतलब उपराष्ट्रपति का। फिर आगे 75 में किसका है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम देखें कि संसद की रचना का उल्लेख किसमें है। तो संसद की रचना का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 79 के तहत संसद की रचना का उल्लेख है कि अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि संसद में राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। तो ये तीनों मिला के संसद बनेंगे और इस चीज का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो क्योंकि हम लोग देखते हैं न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति ये प्रशासकीय पद हो जाते हैं, जबकि ये जो है कार्यपालिका का पद है प्रधानमंत्री। तो इसका जो मुखिया है मंत्रिपरिषद का, यह अध्यक्ष होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। और ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका अनुच्छेद भी आप देख लेते हैं। ये अनुच्छेद ये कहां पर वर्णित है, 74 में। तो ये मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इस चीज का उल्लेख है। और यहाँ पर एक और सवाल है, जैसे CAG जिसको बोलते हैं, इसका कार्यकाल कितने साल का होता है। तो इसका कार्यकाल आपको ध्यान रखना है। इसका कार्यकाल होता है 65 आयु की वर्ष होता है, और या तो होता है 6 वर्ष होता है। किसमें से जो भी पहले हो जाए वही माना जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लो 61 साल में नियुक्त हुआ, तो उसको 65 साल होने में कितना समय लगेगा, 5 साल। तो 5 साल रह के रिटायर हो जाएगा। लेकिन यदि कोई 50 साल में नियुक्त होगा तो कितने साल में रिटायर हो जाएगा, 56 साल में। फिर उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो 6 साल के लिए नियुक्त होता है। ये चीज का ध्यान रखना है, 6 साल और 65 वर्ष। और इसका जो CAG का उल्लेख है वो कहां पर है, अनुच्छेद 148 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद CAG कहाँ है, 148 में। और तो इस प्रकार से ये राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट 2025 MCQs लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए